Assalamu alaikum, respected students. This is your head of chemistry department, Dr. Yasir Iqbal, a second year MBBS student at King Edward Medical University, Lahore. Starting with the discussion of the scholarship test, आज हम लोग इन सब MCQs को एनालाइज करेंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग किन किन एस्पेक्ट्स में वीक हैं और प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि MCQs को सॉल्व करना, उनको एनालाइज करके करेक्ट आंसर को मार्क करना किस तरह सीखते हैं। एंड प्लस आपको अगर अप्रोच समझ आ जाती है एमडी कैट के पेपर को अटेम्प्ट करने की, तो चाहे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर भी नेशनल एमडी कैट में इस साल सेट कर दिया जाए, आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, तो अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। So now let's start with the first MCQ, that is choose the reagent of Friedel Crafts alkylation. You must remember that the main reactant here was benzene and alkyl halide was the side reactant, and if you use chlorine atom here then you must use chlorine in the catalyst. अगर आप यहाँ पे X यूज करते तो यहाँ पे Al(H3) होता। देन अब यहाँ पे मेन प्रोडक्ट आपके पास बनेगा अल्काइल बेंजीन एंड साथ उसके क्या बनेगा, एक साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट। तो देखें यहाँ पर से एक कार्बन उसका हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर से क्लोरीन निकलेगा। ये दोनों कंबाइन करेंगे और ये कंबाइन करके HCl यानी ये आपके पास बाय प्रोडक्ट बन गया। अब आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि ये जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये हमारा जो मेन रिएक्टेंट है, दिस इज आवर साइड रिएक्टेंट। इस तरह पूछा जा सकता है इस रिएक्शन में साइड रिएक्टेंट कौन है, ये हमारा है कैटलिस्ट, दिस वन इज आवर मेन प्रोडक्ट, दिस वन इज आवर बाय प्रोडक्ट। ठीक हो गया, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब देखें यहाँ पर बेसिकली ऐसा रिएजेंट चूज करना था जो कि आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सके, यानी एक R+ कार्बोनियम आयन जनरेट कर सके। ठीक है, अब इन तीन ऑप्शंस को हम लोग एनालाइज करते हैं यूजिंग द रेफरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। दिस इज द FTB ओल्ड एडिशन एंड यहाँ पर ये लिखा हुआ है सबसे पहला ऑप्शन आपका RCl AlCl3, ये भी आपके पास मैकेनिज्म में R+ जनरेट करेगा जो कि ये प्रोडक्ट आपको देगा। देन इसी तरह ROH भी इसी काम के लिए यूज होता है, ROH/H+ यानी कोई भी एसिड आप ले रहे हो तो उसमें भी एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, दैट इज कार्बोनियम आयन, और यही प्रोडक्ट मिलेगा। एंड देन एक एल्कीन अलॉन्ग विद एन एसिड, वो भी आपके पास यही कार्बोकेटाइन देगा और साथ आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ इनकी फॉर्मेशन डिफरेंट होगी। फॉर्मेशन ऐसी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा बाय लिविस एसिड रिमूविंग द क्लोराइड आयन, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल और यहाँ पर प्रोटोनेशन ऑफ दैट एल्कीन। तो बस आपने ये याद रख लेना है कि इसमें एक तो आपके पास ये है, एक ये है और एक ये है, इनके कॉम्बिनेशन से आपको एक कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या मार्क करोगे, ऑल ऑफ दीज। चलो जी नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं एंड बड़ा ही आसान सा MCQ था अगला भी। इसमें यह था, देखो बेंजीन का फॉर्मूला मैं आपको लिख के देता हूँ। दिस इज बेंजीन, इज C6H6। अब बेंजीन से आप जा रहे हो किसी में नेफ्थलीन में, पहले एक रिंग ऐड कर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज नेफ्थलीन। एंड नेफ्थलीन से अगर आप एक और रिंग ऐड कर दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एंथ्रासीन। तो देखो अब हम लोग किस तरह डिटरमिन करेंगे कि किसका क्या फार्मूला है। आपने सिंपल ये करना है, मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक। ट्रिक इज दैट C6H6 से जब आप एक रिंग ऐड कर रहे हो, साथ लगा रहे हो, तो दिस इज बेसिकली एन एडिशन ऑफ C4H2। काउंट करने की जरूरत नहीं है, काउंट करते हुए गलती होती है। आप सिंपली याद रखो दिस इज बेसिकली एन एडिशन ऑफ C4H2, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर्स भी तो अटैच हो रहे हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन तो थोड़े ही होंगे, तो ये तो बेंजीन के कार्बन जो है वो एक है। ठीक है, अब ये कार्बन यहाँ पर सिर्फ ये कार्बन था और ये इसने नीचे वाले कार्बन से बॉन्ड बना था, यहाँ पर उस कार्बन ने जो हाइड्रोजन से यहाँ पे बनाया हुआ था वो इसने शेयर कर लिया विद द अदर बेंजीन ने। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन हम कम ऐड कर रहे हैं, ये इसकी लॉजिक है। अब C4H2 ऐड करो तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, C10H8। और अब इसमें दोबारा से C4H2 ऐड करो, C4H2 ऐड करोगे तो बनेगा C14H10। तो आपको क्या पता चल गया कि एंथ्रासीन का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली C14H10।
10. Next MCQ is MCQ number 3. The reaction of benzaldehyde with ethyl halide using AlCl3 is a catalyst will yield. अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर पहले हम लोग ना इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि ये बेसिकली है क्या चीज़। दिस इज बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पर आपके पास आ जाता है इथाइल हैलाइड यानी C2H5X इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब यहाँ पर AlCl3 यूज किया तो यानी पे यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होना चाहिए कि X जो है वो क्लोरीन होगा। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि जो रिएक्शन है वो कैरी आउट होगा भी कि नहीं। तो उसको देखने के लिए आपने देखना होता है कि क्या कंडीशंस उन्होंने हमें दी हुई हैं और उससे हम लोग क्या डिटरमिन कर सकते हैं। देखो, दिस CHO, इससे आपको कुछ समझ आई। दिस इज बेसिकली अ मेटा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और दिस डिमिनिशेस द रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग। अब जब आप इसका फर्दर रिएक्शन करवाओगे, एक मेटा डायरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसके बाद जो फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन जो है या फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन जो है, ये दोनों कैरी आउट नहीं होंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि जब ऑलरेडी मेटा डायरेक्टर प्रेजेंट हो तो तब ये दो रिएक्शंस हो ही नहीं सकते। कौन कौन से? फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। तो यहाँ पे आपको जो रिएजेंट दिया हुआ था दैट वाज फॉर फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, और आपको यहाँ पर क्या मार्क करना था? नन ऑफ दीज रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगा। दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, MCQ नंबर 4, कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है जब उसको ड्राई आइस के साथ ट्रीट करते हो वो एक एसिड यील्ड करता है। ठीक है, तो ये जो है रिएक्शन, ये किस टाइप का रिएक्शन है? अब यहाँ पर आप देखो कि पहले तो आपको पता हो कि ड्राई आइस क्या होती है। ये बात आपने याद रख लेनी है कि ये खुश्क बर्फ को नहीं कहते, ये हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ice does not refer to ice when it is combined with the word dry. This is the word for carbon dioxide. ठीक है, अब जब इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाओगे तो कौन सा टाइप का रिएक्शन होगा? आपको मैं ना आपकी बुक से रेफरेंस देता हूँ। दिस इज द रेफरेंस फ्रॉम PTB एंड स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी की हेडिंग के अंदर ये इन्होंने लिखा हुआ है कि द रिएक्शंस शोन बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एक्सोथर्मिक। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का चाहे कोई भी रिएक्शन आपको दे दिया जाए ना, आपको पता होना चाहिए कि दैट इज मोस्ट प्रोबेबली एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, यहाँ पर क्या मार्क करोगे आप फिर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द नेक्स्ट MCQ इज alkyl bromides and alkyl iodides are best prepared by। अब देखो, यहाँ पर आप एलिमिनेशन का मेथड यूज करो। SOCl2 है तो यहाँ पे क्लोराइड्स तो है नहीं ना। SOCl2 तो सिर्फ अल्काइल क्लोराइड्स को फॉर्म करने के लिए होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। PbR3 एंड PCl3। ठीक है, तो यहाँ पे भी Cl आ गया तो Cl हो ही नहीं सकता। आपको आयोडाइड चाहिए था, यहाँ पे PCl5 है, ये भी नहीं हो सकता। आपको ये ऑप्शन गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। पीछे क्या बचता है? नन ऑफ दीज। अब मैं आपको इसकी ना लॉजिक दिखाता हूँ विद द टेक्स्ट बुक रेफरेंस। दिस इज अगेन FTB ओल्ड एडिशन एंड यहाँ पर ये क्लियरली बुक लाइन प्रेजेंट है कि अल्काइल ब्रोमाइड्स, अल्काइल आयोडाइड्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्कोहल्स विद PbR3 एंड PI3। ओके, तो ये आपके पास आंसर है। PbR5 और PI5 नहीं, PbR3 एंड PI3, यानी ट्राई ब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड फॉर्म। नेक्स्ट MCQ, अगेन ये सिंपल रिटेन और इन्फो बेस्ड था। द सॉल्वेंट यूज व्हेन एराइल हैलाइड्स फॉर्म द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने पढ़ा है कि RMgX को कहते हैं। ठीक है, एंड दिस R इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एल्काइल, इट कैन ऑल्सो बी अ विनाइल। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी एंड एराइल। ठीक है, एराइल भी हो सकता है, विनाइल भी हो सकता है, और अल्काइल का तो आपको पता ही है। अब देखो, वो ये कहता है कि जब एराइल हैलाइड्स बनानी हो, ठीक है, तो फिर आप सॉल्वेंट क्या यूज करते हो? क्या फिर भी आप ईथर ही यूज करोगे? ईथर तो आप पहले भी नहीं यूज करते थे, पहले भी आप ड्राई ईथर यूज करते थे, लेकिन अब आप ईथर यूज नहीं करोगे। जब एराइल हैलाइड्स की बात आ जाती है तो रिएक्शन को ज्यादा स्टेबिलाईज करना पड़ता है और आपको एक अच्छे सॉल्वेंट की तरफ जाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अब इसका मैं आपको टेक्स्ट बुक रेफरेंस दिखाता हूँ। दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द FTB ओल्ड एडिशन। ठीक है,
अब आपको ये होगा कि ओल्ड एडिशन के रेफरेंस क्यों दिए जा रहे हैं। देखो ओल्ड एडिशन से ना एक एमसीक्यू आया था यूएचएस के पेपर में, ठीक है, एंड दैट वाज अबाउट जोन्स रिएजेंट। किसी किताब में जो है वो जोन्स रिएजेंट का जिक्र नहीं था सिवाय ओल्ड एफटीपी के। इस वजह से यहाँ से भी प्रिपरेशन जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको करने की ज़रूरत है, ठीक है, और वो आपको प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा एमसीक्यूज की फॉर्म में एंड लेक्चर्स की फॉर्म। अच्छा अब यहाँ पे देखो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो है जब इम्प्लॉय किए जाते हैं तब लेस रिएक्टिव एराइल हैलाइड्स आर यूज्ड, ठीक है। एराइल हैलाइड को यूज करके आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एराइल ग्रुप लेके आना चाह रहे हो, ठीक है, एराइल वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाह रहे हो तो तब आपको टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यूज करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, दैट इज एमसीक्यू नंबर 7, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम्स इन नियोपेंटाइल अल्कोहल। देखो इसमें बड़ा ही बच्चों को मसला होता है कि नियो किस तरह पता लगता है, आइसो किस तरह पता लगता है। देखो एक आपकी पेरेंट चेन है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब दो से बड़ी हो पेरेंट चेन, कार्बन एटम दो से ज्यादा हो अगर तब बात हो रही है। अब देखो दूसरा जो कार्बन है ना, लेफ्ट साइड से दूसरा कार्बन उसके ऊपर अगर एक मिथाइल लगा हो ना पेरेंट चेन में, फॉर एग्जांपल दो से बड़ी कार्बन जैसे फॉर एग्जांपल 3 कार्बन की है और आपके पास लेफ्ट से सेकंड नंबर वाले कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल लगा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एज आइसो ग्रुप। ये जो होल ये है ना, ये आइसो है। अब आप इसको अभी क्या कहोगे अगर तीन ही ये इतने कार्बन ही रहे, 1 2 3 और 4, फिर क्या कहोगे इसको, आइसो ब्यूटाइल। जब आप इसमें एक और कार्बन ऐड करोगे तो दिस इज कॉल्ड एज आइसो पेंटाइल, एक और ऐड करोगे दिस इज कॉल्ड आइसो हेक्साइल। अब इसकी पहचान ये है कि दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसो ग्रुप। अब हम ये देख लेते हैं कि आइसो की जगह अगर हमें नियो बनाना पड़े तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखो जब आपने नियो बनाना है ना तो इसी तरह आपके पास इधर तो एक मिथाइल लगेगा ही, एक और मिथाइल लगाओगे, लाइक जो आपके पास लेफ्ट से एक सेकंड नंबर वाला कार्बन है ना, इस सेकंड नंबर वाले कार्बन पे दो दो मिथाइल लगे हों तब हम इसको कहते हैं नियो है, ठीक है, नियो। और नियो की पहचान यहाँ से यहाँ तक ही होती है। आगे चेन बढ़ाते जाओगे तो नाम बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 अगर होता ना आपके पास यहाँ तक, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज नियो पेंटाइल। और जब आप इसमें एक और कार्बन लगाओगे दिस इज नियो हेक्साइल, नियो हेप्टाइल एंड सो ऑन। अब देखो वो क्या कहता है कि नियो पेंटाइल अल्कोहल की बात हो रही है, तो लेट्स ड्रॉ द नियो पेंटाइल अल्कोहल, मिथाइल कार्बन मिथाइल अगेन मिथाइल, ठीक है, एंड यहाँ पर एक CH2 ग्रुप एंड यहाँ पर एक OH ग्रुप। अब देखो आपको मैं ना एक और बात बताता हूँ, जो OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप ये जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा वो कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। उससे अगला कार्बन जो कार्बन अल्फा कार्बन से बॉन्ड होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा, ओ सॉरी, बीटा कार्बन, ठीक है। बीटा कार्बन की पहचान ये है कि वो अल्फा कार्बन से बॉन्ड होता है। अब बीटा कार्बन जरूरी नहीं है कि एक ही हो, अब यही कार्बन जो है इसके दो भी हाइड्रोजन लगे हैं ना, अगर एक हाइड्रोजन निकाल के आप ऊपर एक और मिथाइल लगा दो तो उसका भी कार्बन बीटा कार्बन होगा। अल्फा के साथ जितने भी कार्बन लगे होंगे डायरेक्टली दैट आर बीटा कार्बन। अब यहाँ पे एक बीटा कार्बन है, अब इस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 0, इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, चारों बॉन्ड इसके कार्बन के साथ हैं, तो हम ये कहेंगे कि 0 यानी बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। The next MCQ is MCQ number 8. Propanol reacts with sodium hydrogen carbonate to release. अब देखो सबसे पहले तो आपको ना मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ फिनोल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। दिस इज अल्कोहल, दिस इज फिनोल एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इस साइड पे हम लिख लेते हैं सोडियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है कि कौन सा नहीं। जो Na है ना, Na अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ सोडियम मेटल से रिएक्ट कर सकता है, अल्कोहल और किसी भी फर्दर डेरिवेटिव से रिएक्ट नहीं कर सकता, यानी इससे भी नहीं करेगा, इससे भी नहीं करेगा और इससे भी नहीं करेगा। फिनोल, फिनोल एक स्टेप ऊपर है अल्कोहल से, फिनोल सोडियम से कर सकता है। फिनोल इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बात आपने याद रखनी है, फिनोल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी सॉल्यूबल है।
दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन द फिनोल एंड एल्कोहल। इनको अपने आपस में डिस्टिंग्विश करना हो ना, तो इसको NaOH में डाल दो, एल्कोहल वहां पे सॉल्युबल नहीं होगा जबकि फिनोल हो जाएगा। अब आ जाता है NaHCl से, तो इससे फिनोल भी नहीं कर सकता। PTB में टेक्स्ट बुक लाइन है कि जो फिनोल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लिबरेट करा सकता फ्रॉम बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। आपके पास फिनोल के इंट्रोडक्शन में गिवन है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो इन चारों से रिएक्ट करेंगे, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर एग्जांपल आपने फिनोल से डिस्टिंग्विश करना है, तो आप जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिबरेट कराएगा, जबकि फिनोल जो है वो उनसे रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा। अब ये वो कह रहा है कि प्रोपानोल जो है, प्रोपानोल वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो अल्कोहल तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर ही नहीं सकता, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, वो कुछ भी रिलीज नहीं करेगा। चलो द नेक्स्ट MCQ, MCQ नंबर 9। ठीक है, अब इस MCQ में बड़ा ही सिंपल और बेसिक सी इंफॉर्मेशन पूछी गई थी कि लुकास रिएजेंट हम किसको कहते हैं। लुकास रिएजेंट जिंक क्लोराइड प्लस HCl को कहते हैं। यहाँ तो आपको पता ही होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट अभी आपके टेक्स्ट बुक से रेफरेंस को देखकर इसका आंसर हम मार्क करेंगे। ये आप देख सकते हैं FTB के ओल्ड एडिशन में से, सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या मार्क करेंगे हम यहाँ पर, बीटा ऑप्शन। चलो जी नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। MCQ नंबर 10, फिनोल रिएक्ट्स विद मेथनॉल टू फॉर्म अ पॉलीमर। ये आपको पता चल ही गया होगा अब तक कि जो PTB में फिनोल का रिएक्शन है विद द फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्म द फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और बेकिलाइट, तो वो रिएक्शन यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है HCHON, और यहाँ पर क्या बन रहा होता है, बेकिलाइट बन रहा होता है। ड्रॉ नहीं करूंगा, बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, और बेकिलाइट जब बन जाता है तो ये हम लोग इसको कहते हैं कि ये कोपोलीमर है। ठीक है, कोपोलीमर। क्यों, क्योंकि ये आपके पास डिफरेंट जो है वो सब्सिक्वेंट से कॉन्सिक्वेंट से मिलके फॉर्म हुआ है, और इसको हम लोग फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के तौर पे यूज करते हैं, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ थर्मो सेटिंग। अब वो ये पूछ रहा है कि ये किस pH पे होगा, एसिडिक पे होगा या अल्कलाइन पे होगा, या दोनों कंडीशंस में हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक PTB, reaction with the formaldehyde, it can occur in the presence of an acid or in the presence of base। ठीक है, ये आपके पास क्लियरली मेंशन्ड है, इट कैन ऑल्सो अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही को यूज किया जा सकता है। pH यानी pH कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन 7 एंड pH कैन ऑल्सो बी लेस देन 7। ठीक है, एसिड भी यूज कर सकते हो, एल्कली भी यूज कर सकते हो, बोथ ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। कार्बोलिक एसिड डिजॉल्व्स इन डैश बट नॉट इन डैश। अब देखो यहाँ पर ये है कि जो कार्बोलिक एसिड है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिनोल। ठीक है, फिनोल ही को कह रहे हो, ना तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो वो किस में डिजोल्व होता है और किस में नहीं होता। अभी हम लोग वही करके आए थे कि जो फिनोल है ना वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है, NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर देखो इट इज डिजॉल्व इन, अब यहाँ पे सोडियम का तो ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर पहले ब्लैंक में तो NaOH ही आना चाहिए। यानी NaOH को हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, बुक में कहीं कहीं जगह पर NaOH के लिए कॉस्टिक सोडा यूज हुआ है, यानी जहां पर लेफ्ट साइड पे कॉस्टिक सोडा आया है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और आपको अगली बात तो पता ही होगी दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के अंदर तो वो डिसॉल्व ही नहीं होता, उससे रिएक्ट ही नहीं कर पाता, उससे सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं, यानी अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉस्टिक सोडा में डिसॉल्व होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में नहीं होता। नेक्स्ट MCQ नंबर 12, कार्बोनिक एसिड इज डैश एसिडिक देन फिनोल। फिनोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड अभी पढ़ा था, एंड दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। किसको कहते हैं हम लोग, H2CO3 को।
ये एसिड रेन का इंटेग्रल कंपोनेंट है। अब हम टेक्स्ट बुक रेफरेंस से समझेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। दिस इज FTB ओल्ड एडिशन एंड ये आपके पास गिवन है क्लियरली एसिडिटी का ऑर्डर। देखो जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी ये जो है कार्बोनिक एसिड, दिस इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द फिनोल और कार्बोलिक एसिड। तो यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे, यहाँ पर हम मार्क करेंगे मोर एसिडिक देन फिनोल। आंसर इज अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। हाइड्रेशन ऑफ 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन गिव्स प्रोडक्ट विद डैश हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेसिकली उन्होंने रेफर किया बाय प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर ये देखो दिस इज द रिएक्टेंट एज मेंशन्ड इन द MCQ और ये PTB से ही MCQ उठाया गया है। और यहाँ पर ये जो है आपके पास मेन प्रोडक्ट है और ये आपके पास बाय प्रोडक्ट है। उन्होंने पूछा था बाय प्रोडक्ट, तो बाय प्रोडक्ट में हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे डिटरमिन करेंगे। देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। आपने देखना है जिस एटम की फाइंड करनी है ना, उस एटम का आपने ये देखना है कि उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने बना रहे हो वो सिग्मा, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं उसके ऊपर, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एटम है। अब ये ऑक्सीजन एटम जो इथेनॉल के अंदर है इसके पास दो लोन पेयर्स हैं, ठीक है। एक इसने बॉन्ड बनाया हुआ है विद द हाइड्रोजन एटम, एक इसने बॉन्ड बनाया है विद द C2H5 यानी इसका कार्बन, ठीक है। तो दो तो सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 2, प्लस दो ही इसके लोन पेयर्स हो गए और कोई भी इसके अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं है। आंसर क्या है 4। तो जब 4 आंसर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे MCQ में sp3। अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक और बात बताऊँ, 4 हो तो sp3 होगा, 3 हो तो sp2 होगा और आपके पास 2 होगा तो sp होगा। अब यहाँ पे देखो इस वाले कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन इसकी क्या होगी, यहाँ पर ये है कि इस ऑक्सीजन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया प्लस इसके पास वही दो लोन पेयर हैं, तो आंसर क्या आया था 3। तो इसकी होगी sp2, सिंपल। इसकी कार्बन की क्या होगी अभी देख लेते हैं। इसने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया सिमिलरली, एक नहीं इसने तीन तीन सिग्मा बॉन्ड्स बनाए इस कार्बन में, कार्बन और कार्बन, और प्लस इसके पास लोन पेयर 0 है, नेगेटिव चार्ज 0 है। आंसर क्या है 3sp2, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे बाय प्रोडक्ट था उसकी क्या आई, उसकी आई sp3, ठीक है। यहाँ पर हम मार्क करेंगे sp3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, दैट इज MCQ नंबर 14, ओनली 7 मोर टू गो। टेट्राहाइड्रोबोरेट हैज डैश चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। अब देखते हैं जी सबसे पहले टेट्राहाइड्रोबोरेट क्या होता है। NaBH4 है ना, NaBH4, ये इसमें सोडियम है और ये इसका नेगेटिव पार्ट। अब सोडियम को जब आप निकालोगे, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज था यानी BH4 के ऊपर -1 चार्ज था। दिस इज कॉल्ड एज BH4 -1 एंड इट इज कॉल्ड एज टेट्राहाइड्रोबोरेट आइन, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि टेक्स्ट बुक में कहाँ है। ये देखें आप क्लियरली देख सकते हैं जो टेट्राहाइड्रोबोरेट आइन है, टेट्राहाइड्राइडोबोरेट आइन, दैट इज +3 चार्ज फॉर बोरॉन, ठीक है। यानी बोरॉन जो है उसके ऊपर क्या चार्ज है +3, ठीक है। सेंट्रल एटम के ऊपर क्या चार्ज है इसमें +3। तो ये आपकी PTB ही से लिया गया था, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा +3। तो यहाँ पर क्या मार्क करोगे आप, ऑब्वियस बात है नन ऑफ दीज मार्क करोगे, +3 का ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ नंबर 15 और ये बच्चों ने बड़ी यहाँ पर सिली मिस्टेक करते हैं जल्दी में कि वो सिर्फ ये देख लेते हैं कि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है और यहाँ पे देखो जी एल्डिहाइड है तो वो डायरेक्ट मार्क कर देंगे इनमें से। आपने ये भी देखना है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो एल्डिहाइड्स की कौन सी किस्म के साथ रिएक्ट करते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ नहीं करता बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे, नन ऑफ दीज। अभी मैं आपको इसका टेक्स्ट बुक रेफरेंस दिखा, सी दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द PTB। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड से ब्रेक रेड PPT बनता है, ठीक है। और ये यहाँ पर CU2O, ठीक है। लेकिन ये एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए, तो एरोमेटिक के लिए रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे,
नो पीपीटी, ओ सॉरी, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज को मार्क करेंगे डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 16, और उसमें ये है कि एल्डिहाइड्स और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स फॉर्म वाइट पीपीटी विद द विच टाइप ऑफ बाइसल्फाइड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड या कोलॉइडल, ठीक है, या फिर पीपीटी पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि जो बाइसल्फाइड है वो एल्डिहाइड्स और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स ही के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। अब पीछे रह जाते हैं तीन ऑप्शन, तो आपने अगर टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी होती तो आपको ये एमसीक्यू टिप्स पे होता। ये देखें पीटीबी में क्लियरली मेंशन्ड है कि जो सोडियम बाइसल्फाइड है वो कौन से टाइप का है, सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड, उसके साथ एल्डिहाइड्स और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर हम मार्क करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 17, विच गिव्स द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव कौन कौन देता है, इसकी ना मैं आपको बड़ा ही आसान करके समझा देता हूँ। देखो आइडोफॉर्म टेस्ट ना दो ही चीजें पॉजिटिव देती हैं, या तो वो होगा एल्कोहल या तो वो होगा कोई कार्बोनाइल कंपाउंड। अब देखो यहाँ पर कौन कौन देता है पॉजिटिव। आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो एल्कोहल्स में जब आप देखोगे एल्कोहल्स, तो उसमें आपके पास अगर आप प्राइमरी अल्कोहल देखो, प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ और सिर्फ इथानॉल देता है, ठीक है। खैर इसको मैं ना बैक पे शिफ्ट करती हूँ, ठीक है। अच्छा तो इथानॉल देगा। अब जब आप इसको सेकेंडरी अल्कोहल में देखोगे, सेकेंडरी अल्कोहल में से कौन कौन देते हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ टू एल्कानोल्स देंगे, टू एल्कानोल्स, यानी जो, मैं आपको ना टू एल्कानोल की एग्जांपल देता हूँ, कार्बन 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 फॉर एग्जाम्पल। तो पेरेंट चेन में सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है जब उस पे OH लगा होता है तब हम उसको कहते हैं टू एल्कानोल, यानी साइड पे मिथाइल खाली हो। जहाँ पे इथानॉल है तो इथानॉल में CH3 CH2 OH, यहाँ पे भी OH जिस कार्बन के साथ लगे उसके साथ वाला मिथाइल खाली है, ठीक है। अब तो एल्कोहल्स में से तो आपको ये समझ आ गई कि कौन देता है। अब हम आ जाते हैं जी एल्डिहाइड में और कीटोन्स में। तो एल्डिहाइड्स में आप देखो, जब एल्डिहाइड्स में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एथेनल देगा, इथानल, ठीक है, यानी एसिटल्डिहाइड। ए एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला है C3CH2, सॉरी दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, क्या दिस इज एसिटल्डिहाइड। इसमें भी जो कार्बन है उसके डायरेक्ट साथ वाला जो मिथाइल है वो खाली है, ठीक है। एल्कोहल्स में आप ये देखते हो कि वो OH जिस ग्रुप से, जिस कार्बन से लगे उसके साथ एक मिथाइल खाली हो, जबकि आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स में देखते हो कि जो कार्बन है, जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके बिल्कुल साथ वाला मिथाइल खाली हो। और वो एल्डिहाइड्स में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल होता है जिसके बिल्कुल साथ वाला कार्बन खाली होता है, ठीक है, ओ मिथाइल होता है। और यहाँ पर यह है कीटोन्स में, कीटोन्स में मिथाइल कीटोन्स, ठीक है, मिथाइल कीटोन्स, ठीक है। अब मिथाइल कीटोन्स में ये है कि फॉर एग्जांपल ये मिथाइल है कार्बन, ठीक है, तो उसके साथ बिल्कुल कार्बोनाइल होना चाहिए, मिथाइल के बिल्कुल साथ कार्बोनाइल हो, और फिर आपके पास जितनी भी चेन है हो, ठीक है, दिस इज मस्ट। तो इसको हम मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग टू एल्कानोन्स भी कह सकते हैं, एल्कानोन्स, ठीक है। दिस इज द explanation of the reagents which give iodoform test positive। अब आपको इनाम आने चाहिए, टू एल्कानोन का भी पता होना चाहिए, मिथाइल कीटोन का भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए इथानॉल का भी पता होना चाहिए, टू एल्कानोल्स का भी पता होना चाहिए वो क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोपाइल अल्कोहल तो प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथानॉल देता था, तो ये तो नहीं देगा किसी भी सूरत। प्रोपियोन एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिटल्डिहाइड देता था, ये भी नहीं देगा। बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर ये है कि ये देखें, बेंजोफिनोन इज लाइक दो बेंजीन रिंग है, कार्बोनाइल है और उससे कनेक्टेड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोफिनोन। तो ये भी नहीं देगा क्योंकि कीटोन्स में से आपको कार्बोनाइल के एक तरफ मिथाइल लाजमी है। एसिटोफिनोन क्या है, एसिटोफिनोन ये है कि मिथाइल लगा हुआ है, साथ कार्बोनाइल है, और फिर साथ जो है वो ये फिनाइल है, यानी ये बेंजीन लगा हुआ है।
तो दिस इज एसिटोफिनोन, और ये देगा क्योंकि इसके अंदर वो पार्ट है जो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मस्ट है। दिस इज कॉल्ड एज एसिटोफिनोन। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एसिड यूज्ड इन एस्टेरिफिकेशन टू मेक प्रोपाइल इथेनोएट। आपको ना मैं सबसे पहले ये समझाता हूँ कि जनरल फार्मूला जो है ना एक एस्टर का, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है। अब इसमें से कौन सी चीज कार्बोक्सिलिक एसिड से आई थी और कौन सी चीज एल्कोहल से आई थी? ये जो पार्ट है ना, ये आया था कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। और जो पार्ट है ना ये आया था एल्कोहल से, ठीक है, एल्कोहल से। ये बात आपने याद रखी। और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ब्रिज ऑक्सीजन किससे आता है? तो ब्रिज ऑक्सीजन जो है वो एल्कोहल ही से आता है। दिस इज कॉल्ड एज ब्रिज ऑक्सीजन। अब हम लोगों ने देखना ये था कि एसिड जो है वो कौन सा यूज हुआ जब प्रोपाइल इथेनोएट बनाया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इसका आईयूपैक नेम कैसे करते हैं। ये जो आर है ना, आर, दैट इज द एल्काइल, ठीक है। अल्काइल एल्कानोएट इज द जनरल आईयूपैक नेम ऑफ एस्टर, ठीक है, अल्काइल एल्कानोएट। अब इस जनरल आईयूपैक नेम में से अल्काइल जो है ना, अल्काइल, ये आता है जो मैंने आपको भी शो किया कि दिस इज द अल्काइल ऑफ दैट आईयूपैक नेम। तो अल्काइल तो हमेशा हम लोग कहेंगे कि अल्कोहल को देंगे, और जो एल्कानोएट पार्ट है दैट corresponds to the remaining part of that ester, जो कि है आर सी डबल बॉन्ड ओ। अब इसमें कितने कार्बन है और उसमें कितने कार्बन है? प्रोपाइल यानी 3 कार्बन वाला, यानी 3 कार्बन वाला एल्कोहल, यानी प्रोपानोल यूज किया था उसने, क्या, प्रोपानोल यूज किया था। और इथानोएट यानी 2 कार्बन वाला, यानी उसने इथानोइक एसिड को यूज किया था एज एन एसिड। तो यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे? बीटा ऑप्शन, दैट इज इथेनोइक एसिड, या इसको हम क्या कह सकते हैं? एसिटिक एसिड। चले जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 19, एडिपिक एसिड बिलोंग्स टू विच क्लास, ठीक है। एडिपिक एसिड का क्या फॉर्मूला है कि CH2 एंड CH2, दोनों तरफ इनके लगे हों कार्बोक्सिल ग्रुप्स। टोटल 6 कार्बन का है ये एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और बीच में इसके 4 मिथाइलिन यूनिट्स हैं। और अब हम इसमें से क्या मार्क करेंगे? और ये है सैचुरेटेड। देखो, एक बात आपने याद रखनी है, कार्बोक्सिल है ना, तो कार्बोक्सिल में सी डबल बॉन्ड ओ होगा। आपको लगेगा भाई ये अनसैचुरेटेड है। भाई सिर्फ डबल बॉन्ड इज नॉट द कंडीशन कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। वो डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन के दरमियान होना चाहिए। अब ये कार्बन है ना और ये कार्बन है, वो जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड कहीं आएगा तब हम ओवरऑल उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। अभी कार्बन कार्बन के जितने बॉन्ड्स हैं वो सिंगल हैं, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हम नहीं देखते इस काम के लिए, तो इसका मतलब दैट इज सैचुरेटेड, और 2 कार्बन की वजह से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे? सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डेल्टा ऑप्शन। आपकी टेक्स्ट बुक से भी रेफरेंस दिखा देते। ये एफटीबी में जो है वो एडिपिक एसिड की एग्जांपल गिवन है, ठीक है। ये अभी मैंने बनाया था, 4 मिथाइलिन यूनिट्स टर्मिनल पे कार्बोक्सिल ग्रुप्स, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन आईयूपैक हेक्सेन डाइओइक एसिड, ठीक है। अल्केन डाइओइक एसिड इज द जनरल आईयूपैक नेम ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो अब उस अल्केन डाइओइक एसिड जो है उसमें अब यहाँ पे 6 कार्बन था, इसलिए यहाँ पे हेक्सेन आ गया, ठीक है, या एडिपिक एसिड। तो ये आपने देख लिया। अब चलते हैं जी हम लोग लास्ट एमसीक्यू की तरफ, दैट इज एमसीक्यू नंबर 20, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम्स इन ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। आपको मैं ना टेक्स्ट बुक से ही दिखा देता हूँ कि ये भी टेक्स्ट बुक में ही गिवन है। ये देखो जी, आपके पास एफटीबी का ओल्ड एडिशन है, उसमें गिवन है ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, दैट वाज द फंक्शनल ग्रुप हियर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसको अलग रखते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा होता है दैट इज द अल्फा कार्बन, ठीक है। ये आपने देख लिया, ये अल्फा कार्बन है जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। अब उस अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन अटैच होंगे, दोज आर ऑल द बीटा कार्बन एटम, ठीक है। ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, और ये भी बीटा कार्बन है। अब इन बीटा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, दोज आर नोन एज बीटा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो कितने हैं बीटा हाइड्रोजन? ये देखो, मिथाइल में 1, 3 ये, 3 ये और 3 ये। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? 9, ठीक है। आंसर विल बी अल्फा ऑप्शन, दैट इज 9।
आई होप जो आज की डिस्कशन थी वो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। एंड इसमें जितने क्रिटिकल पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स कवर हुए थे, ऐसा नहीं है कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम लोगों ने डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज डाले हों। ऐसे एमसीक्यूज पास पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एंड आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी सारी बातें, तो मेजॉरिटी बातें बल्कि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक से थी, ठीक है। लाइक हम लोगों ने ऐसा भी कोई मुश्किल नहीं एग्जाम अटेम्प्ट किया कि जो बिल्कुल ही हवाओं में हो, लाइक टेक्स्ट बुक से ही ना हो। सब कुछ आपकी टेक्स्ट बुक से था, आप लोगों को टेक्स्ट बुक के रेफरेंसेस भी हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें या ना करें, एक टीचर को अपना बेस्ट देना चाहिए। और आप सब लोगों को मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जर्नी, ठीक है। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई नो इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस, लेकिन वंस यू मेक इट थ्रू, आप लोगों को अपने ऊपर फ़ख्र होगा और आपके पेरेंट्स भी आप लोगों से इतना खुश होंगे जिसका अंदाज़ा आपको तब ही होगा जब ये मोमेंट्स आप फील करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।